आदाब नाजरीन, मैं हूं नज़ा शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हमारे नुमाइंदे आरिफ आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, आपसे जानना चाहेंगे कि माइनॉरिटी कमेटी जो है गुजरात असेंबली का घेराव करने जा रही है, क्या कुछ मुतालबात हैं उनके जिनको लेकर जो एहतजाज दर्ज कर रही है माइनॉरिटी कमेटी? जी मुलज्जा, जिस तरीके से देखें गुजरात माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी पिछले 2 सालों से गुजरात में जिस तरीके से माइनॉरिटी मिनिस्ट्री नहीं है और साथ ही साथ जो गुजरात का बजट है उसमें माइनॉरिटी के लिए अलग से किसी भी तरीके से बजट का प्रावधान नहीं किया जाता है। ऐसी 8 मांगों को लेकर पिछले 2 सालों से काम कर रही है जी। और इस मामले को लेकर गुजरात के अलग अलग जिलों में ये लोगों ने एक प्रोग्राम किया था और उसके बाद में ये फैसला किया गया था कि इंटरनेशनल माइनॉरिटी डे के मौके पर यानी 18 दिसंबर के दिन गांधीनगर में एक प्रोग्राम किया जाएगा और उसके बाद में विधानसभा का घेराव किया जाएगा जी। लेकिन गांधीनगर की जो पुलिस है उसने परमिशन नहीं दिया है। उसके बाद में यहाँ पर एक जनसभा था, उस जनसभा को संबोधित किया गया और ये फैसला किया गया कि माइनॉरिटी तबके के जो लोग हैं उनके साथ में भले ही गुजरात सरकार नाइंसाफी कर रही हो, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने परमिशन नहीं दिया है तो इसलिए गुजरात विधानसभा का घेराव नहीं किया जाएगा। लेकिन जो हमारी 8 मांगे हैं उन मांगों को लेकर एक मेमोरेंडम हुआ जाएगा और गुजरात सरकार से मांग की जाएगी संविधान में जो माइनॉरिटीज को अधिकार दिया है उन अधिकारों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और अगर पूरा नहीं करती है तो किस बुनियाद पर पूरा नहीं करती है इसको लेकर जवाब दिया जाए। और अगर गुजरात सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। जी आरिफ, कोई हुकूमत की तरफ से कोई बयान अभी तक आ पाया है इस पूरे मसले पे? जी मुलज्जा, देखें तो गुजरात में माइनॉरिटी तबके के जो लोग हैं उन्होंने इसको लेकर 2 साल से ये आंदोलन चला रहे हैं और सबसे पहली मुहिम अगर इस पूरे आंदोलन की रही हो तो ये है कि 1 लाख पोस्ट कार्ड सीएम के नाम पर अलग अलग जिले में लोगों ने अपना नाम पर लिखकर और पोस्ट कार्ड भेजा था। उस दौरान भी सीएम से मुलाकात की मांग की गई थी, लेकिन उस दौरान भी गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने जो कोऑर्डिनेशन के कमेटी के कन्वीनर हैं मुजाहिद नफीस उनसे मुलाकात नहीं की थी और उस दौरान इन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। और उस दौरान जो गुजरात के चीफ सेक्रेटरी है एनके सिंह, उनसे मुलाकात की गई थी। एनके सिंह ने कहा था कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है, लेकिन जो वक्त गुजरा है वक्त गुजरने के साथ भी अभी तक 8 मांगों को लेकर कोई पहल नहीं कर रही है सरकार। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि गुजरात सरकार माइनॉरिटी के जो 8 मांग है उसको लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है और आज भी किसी भी तरीके से कोई जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन इन लोगों ने परमिशन मांगी थी विधानसभा घेराव करने की, लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दी और यहाँ पर बड़ी तादाद में गुजरात के अलग अलग हिस्से से लोग आए थे, अलग अलग जिले से लोग आए थे। लेकिन यहाँ पर बाकायदा ऐलान किया गया कि अगर पुलिस ने परमिशन नहीं दिया है तो हमें कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसा काम नहीं करना है जो कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाए और इसलिए विधानसभा का घेराव नहीं किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर किया जाएगा कि एक मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा और एक बार फिर से सरकार को सौंपा जाएगा कि हमारी मांगों को लेकर जल्द से जल्द गुजरात सरकार कोई कदम उठाए। जी आरिफ, और सभा का इनेकाद किया गया है, क्या इस सभा में किसी तरह का सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया है? जी बिल्कुल मुलज्जा, जिस तरीके से देखें इन लोगों की पहली मांग थी कि हम सभा तो करेंगे लेकिन गुजरात विधानसभा का घेराव भी करेंगे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस का चुस्त बंदोबस्त किया गया है। सुबह से अगर देखें तो सुबह से गुजरात विधानसभा के बाहर भी पुलिस को तैनात कर दिया गया था और सभा जिस जगह पे है करीब 1 किलोमीटर की दूरी है सत्याग्रह छावनी, वहाँ पर सभा का आयोजन किया गया था। उस सभा के पास में भी पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक अफवाह भी मुस्लिम बिरादरी के लोगों में ये उड़ाई जा रही थी कि गुजरात विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं पुलिस लाठीचार्ज करेगी, हिरासत भी करेगी। तो तमाम चीजों को लेकर पुलिस के जो है वो पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस की तरफ से पूरा एक वीडियो भी इस पूरे प्रोग्राम का बनवाया जा रहा है ताकि अगर हालात खराब होते हैं तो उस वीडियो को चेक किया जाए कि किस तरीके से
इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था और किन लोगों ने क्या कुछ बोला है, पूरे प्रोग्राम का वीडियोग्राफी भी करवाया गया है। जी बिल्कुल आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर के दुख्तरान मिल्लत चीफ ने कोर्ट से अकेले महरूस रखने की शिकायत की थी। इस सिलसिले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल के आईजी को नोटिस जारी किया है। आसिया अंद्राबी, सोफी फहमीदा, नाहिदा नसीरीन ने अर्जी दाखिल की थी। तीनों ने इंसानी हकूक पामाल करने का इल्जाम लगाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को भी नोटिस दिया है। वाज़ेह है कि इन तीनों को जुलाई में एनआईए ने गिरफ्तार रखा था। उन्हें इश्तियाल अंगेजी तकारीर के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। सिख मुखालिफ फसादात में मुजरिम ठहराए गए सज्जन कुमार ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। उन्होंने पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा पार्टी सदर राहुल गांधी को रवाना कर दिया है। वाज़ेह है कि कल हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को सिख मुखालिफ फसादात में मुलव्विस होने का मुजरिम ठहराया था। अदालत ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। सिख मुखालिफ फसादात में सज्जन कुमार को सजा सुनाए जाने के मामले पर आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने अपने ख्यालात का इजहार किया। हमने पहला काम किया था, अरविंद केजरीवाल जी ने एसआईटी बनाने का काम किया था 1984 के कत्लेआम को लेकर, और उसमें अगर वो एसआईटी जिंदा होती तो उसके तहत जांच होती और आज बहुत सारे लोग जेल के शिक्षों के पीछे होते। 34 साल लग गए सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा होने में। 34 साल तक पीड़ित परिवार, जिनके यहां कत्लेआम हुआ, जिनके परिवार के लोगों को खुलेआम जलाया गया, मारा गया, उनकी पीड़ा का एहसास क्या हम लोग कर सकते हैं? दंगे जहां जहां भी हुए, वो चाहे 84 हो, चाहे 93 हो मुंबई, चाहे 2002 हो गुजरात, इन सब के आरोपियों को सख्त से सख्त जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। मशरक़ी उत्तर प्रदेश के लोगों को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तोहफा देने जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 20,000 खानदानों को मेथनॉल गैस कनेक्शन फराहम किए जाएंगे। अगले 3-4 महीने में सिलेंडर फराहम किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि मेथनॉल गैस कनेक्शन एलपीजी से सस्ती और महफूज है और आंच में भी कोई फर्क नहीं है। आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे लोगों को मेथनॉल गैस कनेक्शन फराहम किए जाएंगे। लोकसभा में रफाल और सिख फसादात मामले पर हुए हंगामे के बाद कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी किया गया है। लोकसभा में रफाल और सिख मुखालिफ फसाद पर हंगामा हुआ। कांग्रेस और उसकी हलीफ जमातों ने लोकसभा में एहतजाज किया। लोकसभा में रफाल के मामले पर कल भी हंगामा हुआ था। आज कांग्रेस और उसकी हलीफ जमातों ने लोकसभा में एहतजाज किया। हंगामे के बाद पहली मर्तबा लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी की गई थी। 12 बजे फिर से लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई, मगर हंगामा जारी रहने की वजह से अब लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की गई है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी की सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने किसानों पर जुल्म किया है। उन्होंने इस दौरान नोटबंदी की बात भी कही। राहुल गांधी ने कहा नोटबंदी सिर्फ गरीबों पर जुल्म करना था। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी और इसके इत्तेहादी किसानों का कर्ज माफ करके ही रहेंगे। मोदी जी 4 साल से 4.5 साल से प्रधानमंत्री हैं। 1 रुपया उन्होंने हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं किया है। 1 रुपया नहीं किया। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और बाकी सब विपक्ष की पार्टी एक होकर नरेंद्र मोदी से कर्जा माफ करके ही दिखाएगी। 3.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का माफ किया है। अब बहुत टाइपो एरर्स निकलेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है टाइपो एरर्स की। एक के बाद एक टाइपो एरर्स निकलेंगे, आप देखना। और जेपीसी के मामले में, राफेल के मामले में, किसान कर्जा माफी के मामले में, डिमोनेटाइजेशन के मामले में, सब में टाइपो एरर्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बेसिकली यहां क्या हो रही है? बेसिकली हिंदुस्तान की जनता से चोरी की जा रही है। डिमोनेटाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। मैं फिर से कह रहा हूं,
डीमोनेटाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम था। नोटबंदी इसका लक्ष्य था कि गरीबों से पैसा छीनो और अपने मित्रों को, जय शाह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन सब के मित्रों को पैसा बांटो। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान टॉम वडकन ने कहा कि राफेल मामले का हल बीजेपी जेपीसी के जरिए ही मुमकिन है। टॉम वडकन ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों के कर्ज माफ करके कांग्रेस ने अपना वादा पूरा किया है। देखिए, जेपीसी के सिवा कोई तरीका है नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई ये मामला हमारा अधीन नहीं है, और फिर उसके बाद एक एफिडेविट सरकार की तरफ से होता है कि टाइपो एरर हुआ, तो आप क्या दलील पेश करते हो, और उसके लिए भी एक नया एफिडेविट। इन हालातों में मैं समझता हूँ जेपीसी बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर था पहले भी अक्सर ये कहता था जेपीसी ही तरीका है इन विषयों पर रोशनी डालने के लिए। तो इन हालातों में स्वाभाविक है कि कांग्रेस जेपीसी ही मांगेगा, और सरकार अपना पक्ष रखने तो कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन इसके सिवा और कोई तरीका है ही नहीं। लेकिन देखिए, हमने अपना पोजीशन पेश किया है, और वो ये है कि कानून को कानून का तरीके से काम करने दो। हम कानूनी कार्रवाई पर हमने अपने तरफ से जो भी इन्वेस्टिगेशन था हमने ही पेश किया था। हाँ, देखिए, 24 घंटे में पहले फाइल मध्य प्रदेश में क्या पेश करते हैं, वही फाइल है कि भाई कर्जा माफ। 24 घंटे के अंदर पहला फाइल, वही हुआ छत्तीसगढ़ में भी, और वही होने वाला है राजस्थान में। जो वादा हम करते हैं हम निभाते हैं, जुमलेबाजी में हम विश्वास नहीं करते। हालिया अरसे में मुल्क की 5 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को 3 रियासतों में अक्सरियत हासिल हुई है। शिवसेना लीडर संजय रावत का कहना है कि इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि मुल्क में कांग्रेस की लहर चल रही है। 2019 के इंतखाबात बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। उनको यूनाइट तो होना ही पड़ेगा। 3 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस को सफलता मिली है, राहुल गांधी के नेतृत्व में मिली है, ये मानना पड़ेगा। मेहनत राहुल गांधी की रही, उनका चेहरा रहा 3 राज्य में। बाकी लोकल लोग तो होते हैं स्थानिक, उसके बाद चाहे डीएमके हो चाहे और अपोजिशन हो, एक साथ अगर दिखते हैं तो देश की डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छा चित्र है। देश में हमेशा अपोजिशन की एकजुट होनी चाहिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे तो 2019 तय होगा, लेकिन अगर राहुल गांधी को किसी ने आगे किया है एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो 2019 का जो मुकाबला है वो बहुत ही रोचक और रोमांचक होगा, और एक सक्षम लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र 2019 में देश में आपको दिखेगा। एसपी लीडर आजम खान ने कहा कि जो लोग कानूनी तौर पर मुजरिम साबित हुए, ऐसे लोग आज बड़े बड़े आईनी ओहदों पर फाइज हैं। सिख फसादात पर अदालत की जानिब से सज्जन कुमार को सुनाए गए फैसले पर आजम खान ने यह रद्द-ए-अमल जाहिर किया। बातें कही जा रही हैं तो एक बात हम भी कह दें कि जो कातिल संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे हुए हैं उनके बारे में भाजपा का क्या विचार है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन की सजा कल्याण सिंह को दी, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन में बेगुनाहों के मारे जाने में। जिसे 1 दिन की सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी, वो संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, गवर्नर हैं। उनके बारे में क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का। गुजरात के दंगों में कितने लोग मारे गए, 1984 के दंगों से कहीं ज्यादा लोग गुजरात में मारे गए। क्या हुआ, एसआईटी की जांचों का क्या नतीजा निकला, सीबीआई जांच का क्या नतीजा निकला। कितने बड़े बड़े लोग हैं जो आज देश चला रहे हैं, वो उसमें मुजरिम है, नामजद मुजरिम है। उनके बारे में क्या राय है। गुजरात के कातिलों को अगर सजा नहीं मिलती और 84 के दंगे के कातिलों को सजा मिलती है, तो फिर शायद जस्टिस ऑनरेबल जोसेफ साहब का ये कहना सही है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, वो खुद से फैसले नहीं करते थे, कहीं और से आते थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे मुंबई के मौके पर राजभवन में मुनक्किद किताब की रस्मी इजरा तकरीब में शिरकत की। मारूफ कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण पर यह किताब तहरीर की गई है। मैंने उनसे एक बार सुझाव दिया था कि अब हमें इसको
इतना सारा कंट्रीब्यूशन है, इसको आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहिए, डिजिटल फॉर्म में लाना चाहिए। और दूसरा मेरा सुझाव था कि इसको एनिमेशन फॉर्म में हम अगर ला सकते हैं, जो समाजशास्त्र कभी पढ़ाया जाता था वो पढ़ने का आसान जरिया अकेले लक्ष्मण के कार्टून से बन सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 41,000 करोड़ मालियत के इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म थाने, भिवंडी, कल्याण मेट्रो 5, देहसर मेरा भिरंदर मेट्रो का संग बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा नवी मुंबई में 18,000 करोड़ मालियत का हाउसिंग प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेंगे। दूसरी जानिब शिवसेना ने पीएम मोदी के प्रोग्राम बायकॉट करने का फैसला किया है। मेट्रो संग बुनियाद तकरीब में शिवसेना लीडर्स नहीं शिरकत करेंगे। पिछले 2 साल में 2-3 बड़े भूमि पूजन हुए। उदाहरण के तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अरबी समुद्र में मॉन्यूमेंट बनने वाला है उसका जल पूजन हुआ, उसकी आगे कोई पहल नहीं। बाद में ये जो इंदू मिल की जगह पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके भी मॉन्यूमेंट का भूमि पूजन हुआ। आगे परमिशंस भी बाकी है, काफ़ी सारे परमिशंस बाकी है, अधिग्रहण बाकी होते हैं। सिर्फ आधी अधूरी तैयारी पर इनको भूमि पूजन की जल्दी है। लोगों की आशा पल्लवित करना, जिस प्रकार राम मंदिर, जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाएंगे, ये घोषणा करते करते 25 साल हुए, आज तक राम मंदिर नहीं बना। तो शिवसेना को ऐसे सिर्फ दिखावे वाले कार्यक्रम में जाने में कोई रुचि नहीं है। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम को राहत मिली बरकरार है। दोनों को 11 जनवरी तक राहत हासिल हो गई है। इस्तिग़ासा ने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। गुज़िश्ता समाअत में सीबीआई ने अदालत को बताया था कि चिदम्बरम और कार्ति के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मरकजी हुकूमत ने दे दी है। अगली समाअत 11 जनवरी को होगी। मुल्क की राजधानी दिल्ली से लेकर आसपास के इलाकों में ठंडी हवाओं ने दस्तक दे दी है। पीर को राजधानी में सर्दी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। कम से कम 6.2 डिग्री सेल्सियस हरारत के साथ पीर को इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.1 रिकॉर्ड किया गया। बताया जा रहा है कि पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंडी बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश में भी ताजा बर्फबारी के सबब कई जगहों पर दर्जे हरारत 0 तक पहुंच गया है। झारखंड में ठंड की वजह से एक टीचर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टीचर अपनी मुलाजमत मुस्तकिल करने के लिए एहतजाज कर रहा था। उसे ठंड लग गई, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मॉडल निकाहनामे से मुसलमानों में बेदारी लाने की कोशिश की गई थी। ताहम अब कानपुर से ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल ने एक निकाहनामा तैयार किया है, जिससे आधार कार्ड और वोटिंग शनाख्ती कार्ड को जोड़ने की शर्त रखी गई है। ऑल इंडिया उलमा काउंसिल ने निकाहनामे को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास भेज दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर गौर करने की बात कही है। निकाह काजी से पढ़ाने के साथ उसको सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ जा कर के रजिस्ट्रेशन करा लें और निकाह नामे पे उस रजिस्ट्रेशन को इंदराज कर दें। इससे आपको जो ट्रांसलेशन कराने की और एक उसको अटेस्ट कराने की ज़रूरत होती है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब ऑलरेडी सरकारी रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके बाद फिर कोई हमें तस्दीक की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि हम लड़के का आधार कार्ड नंबर उसमें डालें, ताकि लड़का कभी कभी जो लड़कियों से शादी करके धोखा दे के फरार हो जाते हैं, तो वो हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में अगर रहेंगे तो आधार नंबर के ज़रिए उनको ट्रेस आउट करने में आसानी होगी। और उसमें पता होता है, पहले वक्त में जो था वो आधार कार्ड तो होता नहीं था। अब आधार कार्ड किसी के आइडेंटिटी के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए लाजमी हो गया है और वो अच्छी चीज़ है। आधार कार्ड भी नोट होना चाहिए, आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए, अच्छी बात है। और अगर नोट बनाया है किसी फर्द ने या किसी ने, पर्सनल बोर्ड को भेजेंगे, पर्सनल बोर्ड गौर करेगा उस पर। अगर अच्छे मशवरे हैं तो पर्सनल बोर्ड मानता है।